नमस्कार, मैं सिरांधा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान बहुत परिश्रमी होते हैं। वे खेतों में जी तोड़ मेहनत करते हैं और अनाज, फल और सब्जियां उगाते हैं। हमारे देश की अर्थव्यवस्था का लगभग समूचा भार उन्हीं के कंधों पर ही है। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई, रोचक और लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। फूलों की बढ़ती बाजार मांग को देखते हुए प्रदेश में बहुत से किसान गुलाब फूल की खेती करने लगे हैं। गुलाब के फूलों की अधिक पैदावार तभी प्राप्त कर सकते हैं जब गुलाब की फसल में किए जाने वाले कार्य जैसे खरपतवार नियंत्रण, सिंचाई और कीट रोग नियंत्रण आदि को सही समय पर उचित तरीके से करेंगे। तो इसकी समस्त जानकारी दे रही हैं एक विषय विशेषज्ञ हेमलता वर्मा। जैसा कि किसान भाई जानते हैं, जो हमारा गुलाब है उसका उपयोग कट फ्लावर के रूप में काफ़ी किया जाने लगा है और इसकी विदेशों में भी आजकल हमारे भारत से काफ़ी मांग बढ़ गई है और लोकल में भी काफ़ी मार्केट में मांग रहती है। इसका उपयोग अपन फूल माला के रूप में और कई लोग गुलकंद बनाने में, इत्र में के लिए करते हैं। तो इस प्रकार से गुलाब जो हमारी फसल है, फूलों की फसल में सबसे मुख्य फसल मानी जाती है। किसान भाइयों, गुलाब की फसल से गुणवत्ता युक्त अधिक फूलों की प्राप्ति हो, इसके लिए आप फसल को खरपतवारों से मुक्त कैसे करें, इसकी जानकारी कुछ इस प्रकार है। किसान भाई, गुलाब की फसल में एक चीज़ का जरूर ध्यान रखें, निदाई गुड़ाई समय समय पे करें। निदाई गुड़ाई खुरपी की सहायता से कर सकते हैं, क्योंकि अगर निदाई गुड़ाई समय पे नहीं होगी तो पौधों की वृद्धि सही प्रकार से नहीं होगी और हमें अच्छे प्रकार का गुलाब नहीं मिलेगा। क्योंकि गुलाब की फसल ऐसी है, अगर सही बढ़त नहीं हुई तो गुलाब में सही प्रकार से कली नहीं बनती है और उसका फिर मार्केट रेट भी हमें सही प्रकार से नहीं प्राप्त होता है। किसान भाई इस तरह का भी ध्यान रखें कि अगर रोग ग्रसित अगर शाखाएँ उनको समय समय पर काटते रहें और जो पौधे या पत्तियां सूख गई हैं, टहनियाँ सूखी हुई हैं, उनको भी समय समय पर कटिंग करके निकालते रहें। क्योंकि अगर वो लगी रहेंगी तो हमारा जो अच्छे फूल हैं उनका वृद्धि पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो इस किसान भाई इस तरह का भी ध्यान रखें। गुलाब की फसल में सिंचाई और उर्वरक प्रबंधन का विशेष महत्व होता है, तो आप कैसे करें फसल में सिंचाई और पोषक तत्वों का प्रबंधन, आइए जानते हैं। और किसान भाई सिंचाई का विशेष रूप से ध्यान रखें अपने गुलाब की फसल में। जैसे अभी कई जगह पे अपने देखा रहे हैं कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में कई जगह पे बारिश हो रही है। तो किसान भाई ये ध्यान रखें, अगर बारिश हो गई है तो सिंचाई ना करें। मिट्टी के ऊपर ध्यान दें कि अगर मिट्टी हमारी सूखी हुई है तो सिंचाई करें और अगर मिट्टी में नमी उपयुक्त है तो सिंचाई देने की आवश्यकता नहीं। वैसे किसान भाई गुलाब की फसल में मौसम के हिसाब से करीब 10 से 15 दिन में सिंचाई, जैसे सर्दियों का मौसम चल रहा है, 10 से 15 दिन में सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। कई किसान भाई सिंचाई करते समय ड्रिप इरिगेशन का भी प्रयोग कर रहे हैं। बहुत अच्छी विधि है। ड्रिप इरिगेशन का प्रयोग से हमारे पानी की बचत होती है और इसके साथ साथ हम खाद उर्वरकों का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो किसान भाई अगर ड्रिप इरिगेशन से सिंचाई कर रहे हैं तो ड्रिप इरिगेशन के सहायता साथ में अगर खाद देंगे तो या तो हम सॉल्युबल जो से आते हैं आजकल NPK घुलनशील आते हैं, तो उसको पानी के साथ देंगे तो उससे हमारी फसल की वृद्धि अच्छी होगी और वो जो पानी है वो सीधे पेड़ की जड़ तक जाता है। तो करीब 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घुलनशील उर्वरक आते हैं, आजकल उपयोग किए जा रहे हैं। तो इसका भी प्रयोग अपने ड्रिप में करें। अगर ड्रिप से नहीं कर रहे हैं, वैसे किसान भाई कर रहे हैं, तो 2 ग्राम प्रति लीटर का घोल बनाकर खाद उर्वरकों का देते रहें 10 से 15 दिन के अंतर से। किसान भाइयों, गुलाब की फसल में इस समय कुछ कीट और रोगों का प्रकोप होता है, जिसकी वजह से गुलाब की फसल में फूलों के उत्पादन में भारी कमी आ जाती है। इसलिए आप इन कीट और रोगों की पहचान करते हुए नियंत्रण कैसे करें, आइए जान लेते हैं। किसान भाई हमने देखा है कि ये मौसम विपरीत होने पर कई तरह के कीट आते हैं, जिसमें एक आता है फुदका आता है, हरा फुदका। तो ये पत्तियों से चिपक जाता है, पौधों से, पत्तियों से रस चूसता है, जिसके कारण क्या होता है, जो हमारा फोटोसिंथेसिस है वो रुक जाती है और पौधे की बढ़वार सही से नहीं होती है और कई बार अपनी कलियों को भी नुकसान पहुंचाते हैं, तो फूल सही प्रकार से नहीं बनता है। तो अगर किसान भाई इस तरह का कीट देखें अपनी फसल में तो डाइमेथोएट दवा आती है, इसका 1 से 1.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाकर स्प्रे करने से भी यह कीट अपने फसल से नष्ट हो सकता है। किसान भाई एक इल्ली भी देखी गई है अपनी फसल में, गुलाब की फसल में। अगर ये इल्ली अपने पहले नरम पत्तियों को काटती है, फिर अगर कली बन जाती है तो कलियों को भी काटती है। अगर इस तरह प्रकार की इल्ली को देखें तो एक एंडोक्साकार्प करके दवाई आती है जो इल्लियों के नियंत्रण के लिए काफ़ी अच्छी है। इसकी 1 ग्राम मात्रा प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाकर स्प्रे कर सकते हैं। एक अन्य कीट आता है जिसको हम बोलते हैं माइट। माइट क्या होती है, रेड कलर की होती है। अपनी हम देखेंगे पत्तियों के नीचे छोटी छोटी चिपकी होती हैं और देखेंगे तो ध्यान से देखेंगे तो कभी कभी जाला भी दिखता है। अगर इस कीट का प्रकोप हमारी फसल में दिख रहा है तो एक ओमाइट करके दवा आती है, इसकी 1 ml मात्रा 2 लीटर पानी में घोल बना लें और इसका स्प्रे करें तो माइट से अपनी फसल को बचा सकते हैं। तो किसान भाई जैसे हम देखते हैं कि इसमें एक काला धब्बा रोग आता है, तो ये मुख्यतः ग्रीन हाउस में ज़्यादातर आता है।
और अगर वैसे भी अगर इस तरह से मौसम जैसे अभी देख रहे हैं कि काफ़ी बादल छा रहे हैं, तो इस तरह में भी अपना आर्द्रता बढ़ जाती है, तो इस समय भी ये बीमारी आती है। तो इस समय किसान भाई देखें, अगर इस तरह का मौसम हो रहा है तो किसान भाई अगर पौधों पर कोई किसी प्रकार के धब्बे देखें, पत्तियों पर धब्बे देखें, तो एक फंजीसाइड आता है मैनकोजेब, उसके 200-250 ग्राम मात्रा प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाकर अपने पौधों पर छिड़काव कर सकते हैं। एक पाउडरी मिल्ड्यू भी एक बीमारी अब देखी गई है अपने इसमें गुलाब की फसल में। अगर वो बीमारी अपने फसल में आती है, अगर इसमें क्या होता है, पत्तियों पे पाउडर जम जाता है सफ़ेद कलर का, तो उससे पाउडर जमने से हमारा पौधा सूख जाता है और फिर उसकी वृद्धि नहीं होती और अच्छा फूल भी नहीं बनता। अगर इस तरह की समस्या देखते हैं किसान भाई, तो अपना या तो फफूंदनाशक डालते हैं मैनकोजेब, या फिर अपना 3 ग्राम प्रति लीटर का सल्फर का पाउडर का घोल बनाकर भी स्प्रे कर सकते हैं। और फिर 10 से 15 दिन बाद फिर से रिपीट स्प्रे करें। इस तरह से पाउडरी मिल्ड्यू हमारी फसल में नहीं आएगा। इस प्रकार किसान भाई इन बातों का ध्यान रख के अधिक लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में एक बार फिर से स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। खराब प्रबंधन की वजह से दुधारू पशुओं में थनैला रोग की समस्या बढ़ रही है। इस रोग से पशु की जान को कोई खतरा नहीं होता है, लेकिन पशु अनुपयोगी हो जाता है, जिससे पशुपालक को काफी नुकसान होता है। तो क्या है थनैला रोग के कारण, लक्षण और बचाव के उपाय, इसकी जानकारी दे रहे हैं कृषि महाविद्यालय जबलपुर के डॉक्टर लक्ष्मण सिंह शेखावत। किसान भाइयों नमस्कार। आज हम बात करें दुधारू पशुओं में होने वाले थनैला मैस्टाइटिस बीमारी के फैलने के कारण, निदान और उसके बचाव के बारे में। आमतौर पे देखा गया कि जो हमारी पशुशाला है उसमें जैसे नमी की मात्रा ज़्यादा हो, जैसे पशु की बिछावन है, जहाँ पशु बैठता है वहाँ गंदगी हो, तो उसके माध्यम से जो हमारा जीवाणु है, जो बैक्टीरिया है, वो पशु के थनों में प्रवेश करता है। जैसे ही हमने दूध निकाला, दूध निकालने के तुरंत आधे घंटे के अंदर पशु अगर बैठ गया हो, तो उसकी जो जगह होती है, जो कैनाल होती है, उसके माध्यम से उसमें गोबर है, पेशाब है, वो थन में संचरण के माध्यम से चढ़ जाता है और वो धीरे धीरे उसमें इन्फेक्शन करता है, उसमें घाव बन जाता है। और देखा जाता है कि पहले जो हमारा थन है उसमें हल्का हल्का छींचड़े आना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद में थन जो है कड़ा हो जाता है, उसकी लंबाई बढ़ जाती है, वो लाल रंग का दिखाई देता है। थनैला रोग दुग्ध व्यवसाय के लिए सबसे बड़ा संकट है। भारत में दुग्ध उत्पादकों को कई हजार करोड़ रुपए का नुकसान इस बीमारी के कारण होता है। पशुपालक भाइयों, जैसा कि नाम से ही विदित है, यदि पशु के थन ही खराब हो जाएंगे तो ऐसे पशु से क्या उत्पादन मिलेगा, इसका अंदाजा आप स्वयं लगा सकते हैं। थनैला रोग से ग्रसित पशु के दूध में खून आने लगता है, अयन का आकार बदल जाता है, दूध का फटा हुआ या दही के समान चिथड़े आने लगते हैं और ऐसे दूध को किसी काम में नहीं लिया जा सकता है। यदि थनैला रोग का समय रहते बचाव कर लिया जाए तो इससे होने वाले नुकसान से बच सकते हैं। तो किसान भाइयों, हम बात करते हैं उसके बचाव की, कि बचाव ही उपचार से अधिक सरल है। तो किसान भाइयों, मुख्य रूप से ये ध्यान रखें जो हमारी पशुशाला है वो साफ़ सुथरी रहे, उसमें जो बिछावन है वो सूखी रहे और वहाँ किसी प्रकार की नमी नहीं हो। इसी प्रकार जो हमारा दूधिया है वो भी ध्यान रखें कि उसको दूध निकालने से पहले, दूध निकालने के बाद हाथों को अच्छी तरह साफ़ करें। इसी प्रकार उसका जो अडर है, उसके जो टीट्स हैं, थन है, उनको भी अच्छी तरह साफ़ करें और दूध निकालने के बाद उनको जीवाणुनाशक जो KMNO4 है, लाल दवा है, उसका 1% सॉल्यूशन में उनको टिप करें, तो उसमें थनैला होने की संभावना कम होती है। इसी प्रकार जो किसान भाई ये भी ध्यान रखें कि जो हमारी पशुशाला है समय समय जीवाणुनाशक दवाइयाँ छिड़कते रहें, उससे भी हमारा जो थनैला है उसका काफ़ी नियंत्रण होगा। उसकी कंप्लीट मिल्किंग होनी चाहिए। अगर थनों में दूध रहता है तो धीरे धीरे उसमें जीवाणु पनपते हैं और पशु की दूध देने की क्षमता भी धीरे धीरे कम होती है। और ये एक छुआछूत की बीमारी है जो एक थन से दूसरे थन और एक पशु से दूसरे पशु में फैलती है। और इसको फैलाने में मुख्य रूप से जो हमारा दूधिया है, दूध के बर्तन है, ये भी सहयोग करते हैं। जैसे संक्रमित हाथों से अगर हमने एक गाय को लगाया, उसके बाद दूसरी गाय का दूध निकाला, तो उस दूसरी गाय में ये बीमारी फैल जाती है। यानी कि जो पशु थनैला से ग्रसित है तो उसका अलग ट्रीटमेंट बॉक्स में ले जाके या अलग पशुशाला में उसको रखें, जिससे दूसरे पशुओं में ये हमारा थनैला नहीं होगा। दूध व्यवसायी पशुपालकों के लिए थनैला एक चुनौती से कम नहीं है।
थनैला रोग से पशुपालकों को बहुत हानि होती है। इसको समय पर पहचान कर पशु चिकित्सक की मदद से तुरंत इलाज करवाना चाहिए। इसी प्रकार अगर पशु किसी कारण से हमारा थनैला से ग्रसित हो जाता है तो उसके बचाव के लिए किसान भाई सबसे पहले तो ये करें कि जो हमारा पशु है उसको पशुशाला से अलग करें। उसके जो बीमार पशु के थनों से निकाला हुआ जो छींचड़े हैं, जो दूध है, उसको कहीं दूर फेंकें कि उससे हमारी पशुशाला में दूसरे पशुओं में संक्रमण नहीं हो सके। और अलग उसका जो उपचार है वो जैसे उस पर एंटीबायोटिक के द्वारा उसमें किया करना चाहिए और समय पे उपचार करना चाहिए जिससे हमारे जो पशु को नुकसान नहीं हो और दूध का भी नुकसान नहीं हो। इसी प्रकार समय समय पर थनों की जो मेस्टाइटिस स्ट्रिप है उससे चेक करते रहें। जैसे पशु में थनैला का हमको पता लग जाएगा और समय पर उसका उपचार हो जाएगा। इस प्रकार किसान भाइयों जो मेरे द्वारा बताई गई बातों का आप ध्यान रखेंगे तो जो हमारे अधिक दूध देने वाले पशु हैं उसमें थनैला की बीमारी नहीं होगी और किसान भाइयों को जो थनैला के माध्यम से हानि होती है वो नहीं हो पाएगी और हमारा डेयरी का व्यवसाय एक लाभकारी व्यवसाय साबित होगा। आगे और भी हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। आजकल कृषि क्षेत्र में नई नई तकनीकें इजाद हो रही हैं, जिससे सभी किसानों को फायदा हो रहा है। खासकर छोटे किसानों में कंटेनरों में मछलियों का पालन काफी प्रचलित हो रहा है। इस प्रणाली से किसान अच्छी आमदनी कमा सकते हैं। तो चलिए इस बारे में जानते हैं मत्स्य वैज्ञानिक डॉक्टर इप्सिता विश्वास से। मछली की बढ़ती खपत को देखते हुए मत्स्य पालक उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नई तकनीक को अपना रहे हैं। इसके लिए कम पानी और कम खर्च में अधिक से अधिक मछली उत्पादन करने हेतु बायोफ्लॉक तकनीक अपना रहे हैं। बायोफ्लॉक तकनीक एक आधुनिक व वैज्ञानिक तरीका है। बायोफ्लॉक तकनीक के माध्यम से किसान बिना तालाब की खुदाई किए एक टैंक में मछली पालन कर सकेंगे। बायोफ्लॉक एक बहुत ही उन्नत टेक्निक है, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर देखा गया है कि जो हम लोग का मछली पालन के लिए पॉन्ड मतलब जो तालाब का रकबा सबके पास नहीं होता है, या फिर वाटर लेवल बहुत ही नीचे जा रहा है। और साथ ही साथ जब भी हम लोग मछली पालन करते हैं तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कॉस्ट है फीड कॉस्ट। लगभग 60% हम लोग को फीड कॉस्ट लग जाता है। तो ये तीन चीज़ को देखते हुए जुलाई 2018 में भारत में ये बायोफ्लॉक सिस्टम चालू हुआ है। अब ये बायोफ्लॉक सिस्टम चालू करने के लिए हम लोगों को बहुत सारा टैंक की ज़रूरत होता है। टैंक 3 टाइप के होते हैं। एक है पुराने ज़माने में जो सीमेंट टैंक है, वो सीमेंट सिस्टम, नहीं तो आप जैसे पीवीसी टैंक जो पॉलीविनाइल क्लोराइड टैंक, ये इस्तेमाल कर सकते हैं। और बहुत लोग क्या करते हैं, लोहे के रॉड लेकर उसमें जो टारपोलिन होता है या फिर टर्पोइल जो आप ज़्यादातर जानते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। पर मैं रिकमेंड करूँगी कि हमेशा वो पीवीसी वाला टैंक लेना चाहिए, क्योंकि पीवीसी टैंक में ना वो एक इनामल होता है, इथॉक्सिक्विन नाम करके, जिससे जो भी मछली है या फिर कोई भी एनिमल्स है उसमें कोई रिएक्शन नहीं होता है। अब बायोफ्लॉक में जो नाम से हम लोग को पता चलता है कि जैविक का कुछ फ्लॉक होने वाला है, जैविक पदार्थ से फ्लॉक बनता है। अब इस फ्लॉक बनाने के लिए हम लोग को एक कार्बोहाइड्रेट सोर्स की ज़रूरत होता है, जो ज़्यादातर गुड़ से मिलता है। अभी फ्लॉक बनाने के लिए हम लोग इस गुड़ का इस्तेमाल करते हैं। बायोफ्लॉक तकनीक से टैंक में पाली जाने वाली मछलियों की प्रजातियों में कुछ खास बातें होनी चाहिए, जैसे मछली टैंक के वातावरण सहन कर सके, मछली निम्न जल स्तर पर ही सही बढ़वाड़ ले सके। पंगेशियस, कोई कॉर्प, सिंघी, तिलापिया, देशी मांगुर, पाबदा, कॉमन कॉर्प इत्यादि मछलियों की प्रजातियां टैंक में आसानी से पाली जा सकती हैं। ध्यान रखिए, जब आप टैंक बना रहे हैं तो टैंक का साइज का निर्माण भी ज़रूरत है। ज़्यादातर 5000 से 10,000 लीटर का टैंक बनता है, तो एक टैंक बनाने के लिए 15 बाई 15 फीट की ज़रूरत होता है।
और उसका जो गहराई है वो गहराई लगभग 4 फीट की होनी चाहिए, जो उसका ऊंचाई है। अच्छा, ये बात ज़रूरी है कि इसमें जो मछली है वो नर्सरी है। आप इसको ज़्यादा हम लोग अंगुलिका से पूरा टेबल साइज फिश नहीं बनाते हैं। ये फ्राई से फिंगरलिंग, नहीं तो फिंगरलिंग से एडवांस्ड फिंगरलिंग ही ज़्यादा हम लोग इसमें करते हैं। तो जब हम लोग मछली डालते हैं उस टैंक में, हमेशा देखना चाहिए कि इसमें 100% एरेशन मतलब एनर्जी सोर्स होना चाहिए। सौर ऊर्जा से भी सोलर पैनल के तहत भी कर सकते हैं। बायोफ्लॉक विधि में मछली पालन में भी जैविक विधि अपनाई जाती है। तालाब के पानी में मछली मल करती हैं। इस मल के अधिक संख्या में एकत्रित होने से पानी में अमोनिया बढ़ जाता है। अमोनिया मछलियों के लिए जहर का काम करता है, इससे मछली मर जाती है। बायोफ्लॉक विधि में जार में बैक्टीरिया पैदा की जाती है। ये बैक्टीरिया मछली के 20% मल को प्रोटीन में बदल देता है। मछली इस प्रोटीन को खा लेती है। बचा मल जार में नीचे जमा हो जाता है। इसे टोटी के जरिए निकाल दिया जाता है। मछलियों को कोई नुकसान नहीं होता है। बायोफ्लॉक विधि में टैंक में पानी को साफ करने के लिए किसी प्रकार का केमिकल नहीं डाला जाता है। इसमें होने वाली मछली पूर्णतः जैविक होती है। इनकी बाजार में अधिक कीमत मिलती है। तो अगर हम 40-50 ग्राम का अगर स्टॉकिंग करते हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 700 से 800 ग्राम से 1 किलो तक आपको 6 महीने में मिल सकता है। तो एक साइकिल लगभग 5 से 6 महीने का होता है, तो साल में आप 2 साइकिल कर सकते हैं और 2 साइकिल से आप 50 से 60 हज़ार का मतलब मूल प्रॉफिट मिल सकता है। जैसे पंगाश को आप जब बाजार में बेचते तो 130, तो अगर आप अपने फार्म लेवल मतलब फार्म गेट से अगर बेचते तो 100 रुपये प्रति किलो। अगर 100 रुपये किलो भी होता है तब भी आप 50 से 60 हज़ार 2 साइकिल में कर सकते हैं। बायोफ्लॉक जो प्रणाली है, इसका एडवांटेज यही है कि ये पर्यावरण के साथ अनुकूल एक प्रणाली है, जिसमें क्या है बहुत ही मिनिमल या जीरो वाटर एक्सचेंज होता है। मतलब आप पूरा जो इसको जो वाटर है फुल्ली यूटिलाइज कर सकते हैं, जिससे क्या होता है हम लोग का वेस्ट मिनिमाइजेशन हो जाता है। तो इस प्रणाली को हम वेस्ट वाटर एक्वाकल्चर ट्रीटमेंट भी बोल सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है इसमें जो हम लोग का FCR रेशियो है वो बहुत ही कम हो जाता है। जो ऐसे जो हम लोग तालाब में वो उस FCR से हम लोगों को बहुत कम हो जाता है, जो आप लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। बायोफ्लॉक के बारे में और ज़्यादा जानिए जितना भी केंद्रीय अनुसंधान है कृषि विज्ञान केंद्र से। नमस्कार। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम नारायणपुरा, जिला दमोह के कृषक राहुल वर्मा ने। यह स्वीट कॉर्न मक्का की वैज्ञानिक बुआई तकनीक के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो राहुल वर्मा जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। खेती में लगातार बढ़ती लागत और घटती आमदनी से परेशान होकर किसानों का खेती किसानी से मोह भंग होता जा रहा है, जो देश की खाद्य सुरक्षा के लिए सही संकेत नहीं है। ऐसे में यदि किसान भाई स्वीट कॉर्न मक्के की खेती करें तो वे कम समय और कम खर्चे में अधिक उपज और आमदनी ले सकते हैं। स्वीट कॉर्न, जिसके नाम से ही आप पहचान सकते हैं कि ये भुट्टा सामान्य मक्का की तुलना में अधिक मीठा और स्वादिष्ट होता है, जिसे लोगों द्वारा ज्यादा पसंद किया जाता है। इससे अनेक प्रकार के व्यंजन भी तैयार किए जाते हैं। इसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अधिक मांग होने के कारण इसे पैकिंग करके निर्यात भी किया जाता है। इस मक्का को दूधिया अवस्था में तोड़कर उपयोग में लाया जाता है। स्वीट कॉर्न मक्का में लगभग सभी पोषक तत्व उपलब्ध रहने के कारण ये स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद माने जाता है। किसान भाइयों, इसकी खेती दिसंबर और जनवरी माह को छोड़कर वर्ष भर की जा सकती है, लेकिन ध्यान रहे कि इसकी बुआई के समय धूप अच्छी खिली हो। किसान भाइयों, इसकी खेती के लिए अच्छे जल निकासी वाली दोमट मिट्टी, जिसमें जैविक पदार्थ अधिकांश मात्रा में हो, अच्छी होती है। खेत की तैयारी के समय एक जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से
और 2 जुताइयां देशी हल या कल्टीवेटर से करके पाटा लगाकर खेत को भुरभुरा और समतल कर लेना चाहिए। अब बात आती है पोषक तत्व प्रबंधन की। तो 20 टन सड़ी हुई गोबर की खाद, 210 किलोग्राम यूरिया, 130 किलोग्राम DAP, 85 किलोग्राम MOP, 20 किलोग्राम जिंक सल्फेट और 20 किलोग्राम गंधक प्रति हेक्टेयर प्रयोग में लाएं, जिसमें यूरिया के 80 किलोग्राम और अन्य पोषक तत्वों की पूरी मात्रा बुआई के समय दें और शेष 130 किलोग्राम यूरिया का प्रयोग आप 35 से 40 दिन की खड़ी फसल में टॉप ड्रेसिंग के रूप में कर दें, जिससे आपकी फसल की बढ़वार अच्छी होगी। किसान भाइयों, स्वीट कॉर्न की खेती के लिए आप इसकी उन्नत प्रजाति माधुरी, प्रिया, अल्मोड़ा स्वीट कॉर्न, ऑरेंज स्वीट कॉर्न आदि का चयन करें, जिनकी औसत उपज क्षमता 80,000 भुट्टे प्रति हेक्टेयर है। जहां तक बीज दर की बात है तो इसकी प्रजातियों का 15 से 20 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर आवश्यकता पड़ती है। किसान भाइयों, बीजों को हमेशा किसी प्रमाणित संस्था से ही खरीदें। बुआई से पहले 2 ग्राम कार्बेंडाजिम से प्रति किलोग्राम बीजों को उपचारित कर लें। उसके बाद ही बीजों की बुआई करें। बीजों की बुआई कतारों में करें, जिसमें कतार से कतार 75 सेंटीमीटर और पौध से पौध 25 सेंटीमीटर की दूरी रखते हुए सीड ड्रिल की सहायता से बीजों की बुआई करें। स्वीट कॉर्न फसल को खरपतवारों से बचाने के लिए एट्राजिन 50 WP की 1.5 किलो मात्रा का प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के 2 दिनों के अंदर स्प्रे करें, जिससे खरपतवारों का जमाव नहीं होगा। किसान भाइयों, जहां तक इसकी खेती में आय व्यय की बात है तो प्रति हेक्टेयर एरिया में लगभग 80,000 भुट्टों का उत्पादन होता है और प्रति भुट्टा बाजार में औसतन 5 रुपए की दर से बिकता है। इस तरह कुल आमदनी औसतन 4 लाख रुपए होती है, जिसमें कुल लागत लगभग 40,000 रुपए आती है। तो इस तरह से किसान भाइयों को शुद्ध लाभ 3,60,000 रुपए तक मिल सकते हैं, जो कि अन्य फसलों की तुलना में कम समय में अच्छी आय है। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी पूरी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार। जिंदगी से ताल मिलाना हो अगर, खबरों के ट्रेंड के साथ अपडेट रहना हो अगर, छत्तीसगढ़ को कम समय में जानना है अगर,